नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अपडेट बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन में लालटेन लेकर पहुंची कांग्रेस के प्रदर्शन में लालटेन चोरी हो गए। प्रदर्शन के लिए लगाए गए लालटेन चुराने लगे लोग। आप देखिए कि प्रदर्शन के लिए लालटेन मंगवाया गया था और लोग लालटेन चुराते हुए भी नजर आए। लालटेन चोरी की घटना भी सामने आई। तो बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, उसी दौरान ये घटना हुई है। तो तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन में लालटेन को लेकर कांग्रेस पहुंची हुई थी और कांग्रेस के प्रदर्शन में लालटेन ही चोरी हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन करने की स्ट्रैटेजी तैयार की थी। प्रदर्शन के लिए लगाए गए लालटेन चुराने लगे लोग। तस्वीरें देख लीजिए, ये कैमरे में भी कैद हुई हैं। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बिजली बढ़ोतरी और लगातार कटौती को लेकर आक्रामक हो गई है और राजधानी रायपुर में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है और वजह है कि बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही लगातार बिजली कटौती हो रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में बिजली के मुद्दे पर सड़कों में उतरे हैं और इस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि देश भर में अभी कांग्रेस का प्रदर्शन तो निराशाजनक रहा है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं। देश भर में, प्रदेश में अभी तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है चुनाव में। अब और कौन सा प्रदर्शन वो करने जा रही, देखते हैं अब कैसा होता है, क्या प्रदर्शन है। तो कांग्रेस क्या है, बैठ के ही करना उनका काम रह गया है। अभी अब 5 साल अगले चुनाव तक बैठ के ही करेंगे और क्या। तो उनकी बैठक में क्या गंभीरता है, बेचारे गम गलत करते रहेंगे बैठ के देश। तो वही खबर जशपुर से है, जहां पर छात्रावास अधीक्षक पर दर्ज हुआ है मामला। पूरा मामला क्या, ये भी आपको बता देते हैं। शराब के नशे में छात्रावास के बच्चों के साथ मारपीट ये शिक्षक करता था और छात्रावास अधीक्षक नरसिंह मल्लार्ज के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। फरसाभार थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज किया गया है। वही बताया जा रहा है कि अधीक्षक के मारपीट से नाराज बच्चों ने आधी रात को छात्रावास छोड़ दिया था। अधीक्षक शराब के नशे में छात्रावास पहुंचता था और बच्चों के साथ मारपीट करता था। पूरा मामला सुन लीजिए। वहीं आप देखिए पूरे मामले में क्या कुछ पहलू सामने आ रहे हैं। छात्रावास से निकलकर बच्चे अपने अपने घर पहुंचे, जहां उन्होंने इसकी जानकारी दी कि अधीक्षक उनके साथ मारपीट करता है। उसके बाद इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल ने निलंबन की कार्रवाई की है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, मामला बताइएगा पूरा जो कि सामने आ रहा है वो बिल्कुल निराशाजनक है। जिस तरीके से अधीक्षक शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे निलंबित कर दिया गया। जी रसिका, ये जो पूरा मामला है ये फरसाबहार विकास खंड के प्री मैट्रिक छात्रावास डुमरिया का है, जहाँ पे अधीक्षक जो है हॉस्टल का नरसिंह मल्लार्ज, वो लगातार बच्चों को प्रताड़ित करता था, बच्चों के साथ मारपीट करता था। वही एक दिन पहले देर रात उसने शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट की। नाराज बच्चे रात में ही छात्रावास छोड़कर अपने घर के लिए निकल गए। उसके बाद जिला प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लिया और बच्चों ने आरोप लगाया कि वो अधीक्षक अक्सर शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करता। तो वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल को मिली तो उन्होंने तत्काल छात्रावास अधीक्षक को निलंबन कर दिया और उसके बाद फरसाबहार मंडल संयोजक ने छात्रावास के अधीक्षक पर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जो फरसाबहार थाना में अधीक्षक के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शुभम। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही कवर्धा से, जहां पर पंडरिया ब्लॉक के पटवारी का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। 10,000 रुपए का रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल हो रहा है और किसान से रिश्वत ले रहा है ये पटवारी। देखिए, पटवारी घनश्याम मरावी किसान से पैसे ले रहा था। ये पूरा मामला हम आपको बता दें, 10,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी पकड़ाया है। पंडरिया ब्लॉक के हल्का नंबर 4 फुटफुटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
उलंग रख दे कूलर ऊपर, ठीक है, रख दे। उलंग रख दे कूलर ऊपर, ठीक है, रख दे। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 2 हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांग को जमानत मिली है। मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी नई एफआईआर दर्ज भी कर चुकी है। तो देखिए, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रानू साहू को कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आईएएस रानू साहू को अंतरिम जमानत पर भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आ रहा था। कथित कोयला घोटाला जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में बड़ी चर्चाएं थी, राजनीति भी उबाल पर रही है और ये वही रानू साहू हैं जो कोयला घोटाले में जेल के अंदर बंद थी और इनके साथ ही तमाम 2 हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांग को जमानत दी गई है और मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी नई एफआईआर दर्ज कर चुकी, जिसके आधार पर आगे भी जांच चलती रहेगी। तो वही देखिए, रायपुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 नए एफआईआर दर्ज किए और ये एफआईआर निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ दर्ज की गई है। ये एफआईआर आय से अधिक संपत्ति की धाराओं में दर्ज की गई है। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तीनों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अंचल संपत्ति होने की पुष्टि की है। वहीं देखिए, एसीबी और ईओडब्ल्यू के एक्शन पर विधायक अजय चंद्राकर का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और न्यायालय अपनी कार्रवाई कर रही है और इस पर बात करना ठीक नहीं है। कहा कि भूपेश बघेल ने सभी पर एक समान कृपा की है। मामला अभी न्यायालय में है। कुछ राजनीतिक लोग अंदर, कुछ बाहर और कुछ फरार हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई हुई है। दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते? आप नाम नहीं जानते, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ फरार है। मैं हमेशा बोलता था। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। भूपेश बघेल जी ने सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से दया की है। बालोद जिले के जुन्नापानी स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर पालक और स्कूली बच्चे लामबंद हो गए। तपती धूप में स्कूल में ताला जड़कर स्कूल के सामने बैठ गए पालक और मासूम बच्चे। वही बीते 3 सालों से स्कूल में शिक्षकों की कमी है। एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित हो रहा है और साथ ही शिक्षक नहीं होने से स्कूल में दर्ज संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली है। प्रदर्शन को घंटों बाद भी कोई भी प्रशासनिक अमला वहां पर नहीं पहुंचा और पालक लगातार मांग करते रहे। बच्चे और पालक की तस्वीर देख लीजिए जो कि बालोद से सामने आ रही है। धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं स्कूल के बाहर और वजह यही है कि स्कूल में एक ही शिक्षक है और उनके बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका नजर उनको भी आ रहा है और इसी वजह से वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और शिक्षक की संख्या ना होने की वजह से यहां पर अब एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, स्कूल में तालाबंदी कर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। भानु प्रतापपुर के भैंसा कहर के स्कूल में तालाबंदी कर धरने पे ग्रामीण बैठे हैं। स्कूल में ताला लग जाने से बच्चे स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1996 से संचालित हो रहा है ये स्कूल, पर अब तक भवन ही नहीं बना है। तो देखिए, एक तरफ जो खबर हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पर शिक्षक नहीं है तो बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब ये भी तस्वीर देख लीजिए जहाँ पर भवन ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? भवन के अभाव में बच्चों को परेशानी हो रही है। लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इनकी मांग सुन तक नहीं रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मांगी पूरी नहीं होने की वजह से ये कदम उठाया है और स्कूल में तालाबंदी के बाद अभी तक कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा नहीं है। तो धरना प्रदर्शन
करते हुए पेरेंट्स नजर आ रहे हैं। साथ ही बच्चे भी स्कूल के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे है कि जल्द से जल्द स्कूल का भवन बनवा लिया जाए। आप सोचिए कि 1996 से ये स्कूल मौजूद है, लेकिन वहां पर अभी तक भवन का ढंग से निर्माण नहीं हुआ है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। और इस बीच बालाघाट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 14 लाख का इनामी नक्सली उकास उर्फ सोहन ढेर हो गया है। वहीं हट्टा थाना क्षेत्र के कोटिया टोला के जंगल में ये घटना हुई है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के हौसले बुलंद नजर आए और उसके बाद नक्सली को ढेर कर दिया गया है जवानों द्वारा। बड़ी जानकारी, कान्हा भोरमदेव डिवीजन का ये पूरा नक्सली बताया जा रहा है और उकवा चौकी में तैनात जवानों को सफलता हाथ लगी है। चित्ररंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, जानकारी दीजिएगा, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जी हाँ रसिका, मैं आपको बताना चाहूंगी बालाघाट पुलिस को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोटिया टोला के जंगल में लगभग 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने में पुलिस को यह सफलता लगी है। नक्सली का जो नाम है विकास उर्फ सोहन बताया जा रहा है। जो नक्सलियों का जो दलम होता है कान्हा भोरमदेव डिवीजन, उसका यह नक्सली बताया जा रहा है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नक्सली जो है आए हुए हैं, यहाँ पर ग्रामीणों के साथ बैठक करने की तैयारी में है, मीटिंग कर रहे हैं ताकि अपने दलम का विस्तार कर सके। क्योंकि बारिश में देखा जाता है छत्तीसगढ़ से लगा होने के कारण बालाघाट में ज्यादा वो सेफ मानते हैं। जैसे वहां पर कोई बड़ी घटना होती है, घटना को अंजाम देने के बाद वो बालाघाट में आ जाते हैं। बारिश का फायदा उठाकर ही, क्योंकि नदी नालों में पानी होता है, पुलिस को सर्चिंग करने में दिक्कत जाती है, इसलिए सबको सेफ जोन कहलाता है। लेकिन इस सेफ जोन में बालाघाट को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक बार फिर से बड़े नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हाथ लगी। लगातार पुलिस जंगलों में सर्चिंग कर रही है, जिसका यह नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है। और इससे बालाघाट की जो जनता में जो नक्सलियों के नाम का जो खौफ है वो खत्म सा होता जा रहा है। लगातार पुलिस अभी भी जंगल में सर्चिंग कर रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो वही देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ ने सरकारी स्कूल भवनों में के रखरखाव में हो रही देरी का मुद्दा बनाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आखिर इस विभाग को कौन संभाल रहा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि शिक्षा जतन योजना के तहत उनकी सरकार ने स्कूल भवनों में रखरखाव और मरम्मत का काम किया था, लेकिन पिछले 6 महीने में सरकारी स्कूलों के रखरखाव का काम करने में भाजपा सरकार विफल रही है। जिस तरह से हमारी सरकार ने बिजली बिल हाफ देकर 44, 45 से 50 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने राहत देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ उन योजनाओं को बंद कर बल्कि बिजली बिल में 80% बढ़ोतरी कर 45 से 50 लाख उपभोक्ताओं को उनके पेट में सीधा लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कल 8 तारीख को रहेगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये हो जाएगा। और देखिए, इस तरीके से समुचित रूप से अभी मेरे यहाँ जगदलपुर विधानसभा में मैंने अभी पूरे उन्नयन से लेकर और मरम्मत का काम हमने दिया है। बहुत तेज गति से ये चालू हो रहा है। निश्चित रूप से जहाँ कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी बहुत संवेदनशील है और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। तो वही देखिए, सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक कल रायपुर में होगी, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। हम आपको बता दें, इस बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होने की संभावना है और ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट में किसानों, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में प्रदेश के मानसून की स्थिति, खरीफ फसलों के लिए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर प्रत्येक प्रणाली प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है।
तो देखिए, शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हमें कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम सबसे पहले अपने कानों को छूकर देख लें। अगर कान नहीं है तब आप कौवे के पीछे दौड़े। शंकराचार्य स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान पर हिंदू वाले बयान पर ये कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं कहा है, वे वैसा कोई गलत बात नहीं बोले हैं। वे तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। तो वहीं पिछड़े एवं वंचित वर्ग के नेताओं को सम्मान मिलने से कांग्रेस का नकारा नेतृत्व परेशान है। अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी में चाहे रामनिवास रावत जी हों, कमलेश शाह जी हो या फिर अन्य भी वरिष्ठ नेता हों, सभी की उपेक्षा करने की परंपरा रही है और ऐसे नेता, विशेषकर जो पिछड़े वर्गों से वंचित हैं, वंचित वर्गों से आते हैं, उनको कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लगातार परेशान किया जाता है। उपेक्षा से प्रताड़ित होकर ऐसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जब उन्हीं वरिष्ठ नेताओं को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है, तो कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को तकलीफ होती है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आप खुद सुन लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से आदिवासी वर्ग की विरोधी है, पिछड़े वर्गों की विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है और कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारा विपक्ष बनकर रह गई। अजय सिंह यादव कह रहे हैं, ये सब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी में चाहे रामनिवास रावत जी हों, चाहे कमलेश शाह हों या अन्य भी वरिष्ठ नेता हों, सभी की उपेक्षा करने की परंपरा रही है और ऐसे नेता विशेष करके जो पिछड़े वर्गों से हैं, वंचित वर्गों से हैं, उनको कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लगातार परेशान किया जाता है और परेशान होकर ऐसे नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने जैसा कदम उठाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जब उन्हीं वरिष्ठ नेताओं को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है, तो कांग्रेस के नकारा नेतृत्व को तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दिव्यांग को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई है। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने बनगांव निवासी ब्रिज कुमार को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल दी है। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग सीएम साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय का आभार जताया है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिल्कुल अपना जो जीवन है ना बहुत अच्छा। विष्णुदेव साय 2 दिन पहले एक दिवसीय दौरे पर बगिया पहुंचे थे, जहां जन दर्शन के दौरान इस पीड़ित ने आवेदन देकर ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की थी और इनकी मांग पर सीएम साय ने जिला प्रशासन को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद इन्हें तत्काल ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दिया गया है। पीड़ित ट्राईसाइकिल पाकर ताली बजाकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आया और सीएम साय और उनकी पत्नी का आभार भी व्यक्त किया। हमारे गांव के ब्रिज कुमार को आज ट्राईसाइकिल मिला है, जिन्होंने सीएम की वाइफ ने दिए हैं, जिनको इनको मतलब चलने फिरने में तकलीफ हो रही थी, वो अभी असहाय महसूस नहीं करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सीएम वाइफ को और सीएम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लोग 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए थे ट्राईसाइकिल के लिए। ये मेरे भैया चल फिर नहीं सकते हैं ना, इनके लिए तो आज ये ट्राईसाइकिल मेरे भैया को मिला है, जो आज बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पटवारी संघ आज अपनी हड़ताल पर है। यह हड़ताल पटवारी संघ अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर कर रहा है। नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में प्रदर्शन जारी है, जहां पर पटवारी संघ अपनी मांग लिए बैठा हुआ है और पटवारी संघ का यह भी कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक सरकार उनकी बात
नहीं मानती है वो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। प्रदेश के हजारों पटवारी अपने अपने जिले में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भूया सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही हैं जिससे पटवारी संघ परेशान है और इसको भी प्रदर्शन की 32 सूत्री मांगों में शामिल किया गया। कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा और अतिरिक्त भत्ता सहित 32 मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं पखांजूर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। वहीं परलकोट क्षेत्र में 90% आबादी किसान की है और ऐसे में जब फसल लगाने का कार्य जोरों पर है, ऐसे में लगातार बिजली कटौती से किसान बंधुओं को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि जल्द से जल्द परलकोट क्षेत्र में बिजली कटौती समस्या को दूर नहीं किया गया तो फिर किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं देखिए, खैरागढ़ में वर्तमान विधायक का गृहग्राम युवक का गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ के बाहर हैं और एक माह पहले देवारी भाट के 37 वर्षीय युवक राजेश्वर वर्मा की खेत में संदिग्ध अवस्था में पुलिस को शव मिला था और इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई थी और साथ ही वहीं पीएम रिपोर्ट मृतकों की हत्या गला घोंटकर की गई है। ये जानकारी मिली थी कि मृतक की हत्या पर किस तरीके से की गई है और बहरहाल मृतक को न्याय दिलाने को लेकर देवारी भाट ग्राम के सैकड़ों ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय खैरागढ़ पहुंचकर अपना रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए और जल्दी गिरफ्तारी की मांग की, नहीं तो आंदोलन करेंगे, ये भी साफ चेतावनी दे दी है। तो देवारी भाट में जो जिसको मर्डर डॉक्टर ने लिखा चिकित्सक ने, उसमें जो है तत्काल कार्रवाई करें, आरोपी गिरफ्तार करें। उस संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आपके ज्ञापन मिला है तो हम और उनको उस डायरी को मंगवा के देखेंगे कि क्या अभी उसको और क्या कर सकते हैं। उसमें लगभग 2 महीना पहले देवारी भाट के एक युवा 35 साल का राजेश्वर वर्मा, जिसे उमेश वर्मा भी कहते थे, उनका देहांत हुआ, उनका मर्डर हुआ। 18 तारीख को शाम को अपना वो खेत जाता है और खेत में बोर बंद करने जाता है, रात में वापस नहीं आता। सुबह उनकी बॉडी मिलती है और पुलिस को जब खबर किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस पीएम कराती है 100 पंचनामा के बाद। तो पीएम में डॉक्टर ने स्पष्ट लिखा है उनकी हत्या हुई है, ऐसा पीएम रिपोर्ट में आया है। लेकिन आज 2 महीने तक पुलिस उस उमेश वर्मा, राजेश्वर वर्मा के हत्यारे को ढूंढ नहीं पाई है। इस विषय लेकर हम लोग आए हैं कि 2 महीने तक पुलिस केवल अंधेरे में तीर चला रही है। तो देखिए, श्योपुर में विस्तार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ। 1 जुलाई को विस्तार न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। जिला अस्पताल में शराब पार्टी की वायरल होती खबर हमने दिखाया था और खबर दिखाने के बाद कल रात 10 बजे के शो में भी विस्तार न्यूज ने जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर की खबर दिखाई थी कि किस कदर वहां पर हरकतें की जा रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर शराब पार्टी चल रही है। खबर को देखने के बाद इस मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार ने पूरे मामले में जांच समिति बनाई है। डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जहां समिति कलेक्टर को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट की सौंपेगी। खंडवा में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फैजान के मामले में खुलासा हुआ है। वहीं एटीएस ने खंडवा से पकड़े गए आतंकी फैजान की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की करीब 1 साल से नजर थी। सोशल साइट पर पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस के बाद से फैजान जांच एजेंसी के टारगेट पर था। आतंकी रकीब की गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी ने फैजान से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद फैजान को बंगाल एटीएस ने छोड़ दिया था। खुलासा हुआ है कि फैजान के पास एटीएस अधिकारियों का नंबर था और कट्टर स्टेटस डालने के बाद जब एटीएस के अधिकारी उसे देखते थे तो फैजान खुश होता था। फैजान जेल में बंद रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था, तभी से जांच एजेंसियों के रडार पर पूरी तरह से आ गया था। एजेंसियों ने उस पर कड़ी निगाहें रखी थी। अब एटीएस फैजान की कॉल डिटेल, इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर फॉलोवर्स और साथ ही पूरा ब्यौरा जुटा रही है। मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई में सबूत मिले हैं कि प्रदेश में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है। तो ये नेटवर्क अभी जिंदा है, फैजान का कोई कनेक्शन हो सकता है। एटीएस फैजान के सहयोगियों का पता लगाने में भी जुटी हुई है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।